गुड मॉर्निंग कविता, हमारी आवाज क्लियर है बेटा? कविता, हमारी आवाज क्लियर है? कविता, कविता, देखिए कल की तासिका में हम आपको अब तक की जितनी तासिकाएं हुई उसमें ये पूरा हमारा टॉपिक हो चुका है। इसके संदर्भ में ओवरलुक करना चाहते हैं आज। भाषा विज्ञान की परिभाषा, भाषा विज्ञान के अंग, भाषा विज्ञान की व्याकरण से तुलना। देखिए हमने इसकी पूर्व मतलब पंचम सत्र में आपको बताया था कि भाषा क्या चीज है। जैसे कहा जाता है वाचामिव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। वाणी या भाषा के कारण मनुष्य जाति की लोक यात्रा सफल होती है। भाषा मनुष्य का एक आवश्यक अंग बन जाता है, लेकिन अति परिचय के कारण हम उसके स्वरूप तथा महत्व को समझ नहीं पाते। मनुष्य प्राणी तथा मनुष्योत्तर प्राणियों में भिन्नता का लक्षण केवल भाषा होता है। लेकिन पल भर यदि हम विचार करके देखें कि भाषा न होती तो हम क्या होते, दोस्तों हमारी स्थिति भी मानवेतर प्राणियों की तरह होती है, परंतु मनुष्य अति बुद्धिमान प्राणी होने के कारण हम उस सभी जटिलता से सुरक्षित रह गए। देखिए भाषा और भाषा के साथ जुड़े उस विज्ञान को यदि हमें देखना है तो भाषा का विज्ञान क्या कहलाता है। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ही भाषा विज्ञान कहलाता है, और वैज्ञानिक अध्ययन से तात्पर्य भाषा का बाहरी एवं भीतरी रूप एवं उसका विकास। सीधे शब्दों में यदि कहा जाए तो भाषा विज्ञान का सीधा सा मतलब है भाषा का विज्ञान, और विज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा विज्ञान का अर्थ हुआ भाषा का विशिष्ट ज्ञान। देखिए अब हम केवल चर्चा कर रहे हैं भाषा विज्ञान इस शब्द पर, और उसके बाद में हम लोग चलेंगे उसके स्वरूप पर, और उसके बाद में चलते हैं परिभाषा पर। एक बार आपका ये सब हो चुका है, लेकिन फिर से एक बार आप लोगों का ओवरलुक होना चाहिए, इसलिए सारी बातें फिर से आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जब हम भाषा विज्ञान में भाषा पर विचार करते हैं तो स्वभावतः पहला प्रश्न ये उठता है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। अब देखिए व्युत्पत्ति के संदर्भ में हमने आपको इसके पूर्व भी बताया था कि भाषा व्युत्पत्ति के कई सिद्धांत माने जाते हैं, है ना। यदि पहले सिद्धांत की ओर हम लोग चलते हैं कि भाषा का पहला सिद्धांत कौन सा है, तो भाषा का पहला सिद्धांत जो होता है वो दिव्योत्पत्ति सिद्धांत। माने कि जिस प्रकार ईश्वर ने हमें ईश्वर ने जैसे हाथ, पैर, नाक, कान आदि अवयव दिए हैं, ठीक वैसे ही भाषा हमें ईश्वर प्रदत्त है, ऐसा कई लोगों का मानना है। जैसे हिंदुओं को वैदिक संस्कृत मिल गई, बौद्ध धर्मियों को पाली मिल गई, जैन को मागधी मिल गई, ईसाई लोगों को हिब्रू मिल गए, मुसलमान लोगों को अरबी मिल गए, पारसी लोगों को अवेस्ता ये एक मूल भाषा के रूप में अपनाई जाती है। यदि द्व्योत्पत्ति सिद्धांत वाले लोगों का कहना मानोगे तो उनका कहना यह है कि जैसे शंकर जी का डमरू बजता है ना, शंकर जी के डमरू बजने से और नारद जी की वीणा अलापती है, उससे भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा द्व्योत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार माना जाता है। अब आगे यदि हम लोग बढ़ते हैं धातु सिद्धांत, तो धातु सिद्धांत का मतलब क्या है, तो इसे डिंग डोंग वाद भी कहा जाता है। मतलब यदि हम किसी ईंट को या किसी पत्थर को पानी में, गहरे पानी में डालते हैं तो उससे निर्मित होने वाली आवाज, या पशु पंछियों की आवाज,
या हम कहें कि कुत्ते बिल्लियों की जो आवाज होती है, और उसी से एक सहजात शक्ति भी, सहजात शक्ति का निर्माण होता है, ऐसा कई लोगों का मानना है। मतलब धातु सिद्धांत उसे कहा जाता है। अनुकरण सिद्धांत, देखिए, तो अनुकरण सिद्धांत वाले लोगों का क्या कहना है? तो जैसे कोयल कुहू कुहू करती है ना, और बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, बकरी बै बै करती है, तो इसी के अतिरिक्त उनका घिघियाना, दहाड़ना, हिनहिनाना, या हमारे पायल की चंचन, या बादलों का गर्जन, ये जो होता है, ये जो ध्वनियाँ निकलती हैं, और ध्वनियों के आधार पर यदि हम कहें कि धातु हो, लकड़ी हो, पानी हो, इस प्रकार के पानी से कलकल, पत्थर के गिरने से धड़ाम की आवाज आना, या पेड़ के गिरने से उत्पन्न या कड़ाड़ की ध्वनि, ये सारे शब्द जो है वह अनुकरणात्मक होते हैं, और इसी अनुकरणात्मक शब्दों से भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा इनका कहना है। देखिए, अलग अलग सिद्धांतों के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। श्रम परिहार सिद्धांत का भी उदाहरण हम आपको दे चुके हैं कि जैसे पनघट पर महिलाएं कपड़े धोती है, और उनकी अनायास ही हियो हियो या चियो चियो की आवाज उनके मुंह से, उनके उच्चारण से आती है, या खेत में काम करने वाला मजदूर हो, या लकड़ी को काटने वाला मजदूर हो, वह हे का आवाज उच्चारण करता है और अपने श्रम को दूर करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट इसमें है मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत। मतलब मनुष्य उन सब से बना हुआ है, भावनाओं से बना है ना। मतलब जैसे भावावेश में आ जाता है तो उसके मुख से अनायास ही कविता, क्या आप हमें सुन पा रही हो? कविता, 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 आप अपना माइक ऑन करो और प्लीज बोलिए। आपने मैसेज डलवाया है कि लेक्चर्स ऑन नहीं हुआ है क्या? तुमने तो लेक्चर्स ऑन कर दिया है, लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं। कविता, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। कविता, कविता, क्या आप हमें सुन पा रही हो? हाँ, तो आप कविता, आपने ऐसा मैसेज डाले बेटा लेक्चर्स को स्टार्ट करना। हम तो लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं। आपसे, आपको कब से आवाज पर आवाज दे रहे हैं? आप बोल नहीं मुझे रहे। अभी सुनाई दिया मैम। कब से, बाप रे, कितनी देर से हम आपको आवाज दे रहे हैं, और हमें अभी तक का लेक्चर आपने सुना ही नहीं।
नहीं मैम, ऐसे मुझे सुना ही नहीं दे रहा था। हमारी आवाज नहीं पहुंच रही थी ऐसा? जी मैम। हमारा आवाज वॉल्यूम भी तो फुल है। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार आपके लिए बोलते हैं, ठीक है? चलो, ठीक है मैम। बात कर रहे थे भाषा की, अब तो फिर से एक बार ये सब रिपीटेशन करना होगा। हाँ, कहा जाता है ऐसा, वाचा में व प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते, मतलब कि वाणी या भाषा के कारण मनुष्य की जो जाति है उसकी लोक यात्रा सफल हो जाती है। भाषा को देख चुके बेटा पंचम सत्र में। भाषा मनुष्य के जीवन का अति आवश्यक अंग बन गई है, परंतु अति परिचय के कारण हम उसके स्वरूप तथा महत्व को बिल्कुल समझ नहीं पाते। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक या गुड नाइट तक कितना जाने किस भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं, पर वो कहाँ से उत्पन्न हुई ये भी हम लोग नहीं जानते। मनुष्य प्राणी और मनुष्योत्तर प्राणी, इसमें भिन्नता का जो लक्षण है वह केवल मातृभाषा है। मानव की अनेक क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है उसमें भाषा का ही हाथ है। एक पल भर यदि अपन विचार करके देखें कि भाषा न होती तो आज हम क्या होते, तो हमारी स्थिति भी मानवेतर प्राणियों की तरह ही होती। परंतु मनुष्य अति बुद्धिमान प्राणी था, और जिसके कारण हम उस जटिलता से बिल्कुल सुरक्षित रह गए। यदि हम भाषा के साथ जुड़े उस मनुष्य को देखना चाहते हैं तो भाषा और मनुष्य का गहरा संबंध होता है। अब कैसे? तो जैसे दोनों भी अन्योन्याश्रित होता है, एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व हो नहीं सकता। जहां पर भाषा है वहां पर मनुष्य है। अब आप कहोगे कि ठीक है, मनुष्य की बात को अपन मानते हैं, लेकिन भाषा के साथ जुड़े इस विज्ञान का क्या किया जाए? तो क्या भाषा के साथ जुड़ा यह विज्ञान किसी शास्त्र से रिलेटेड है? जैसे गणित, रसायन, जीव भौतिक यह होता है, क्या यह उसी के अनुरूप है? तो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ही भाषा विज्ञान कहलाता है। वैज्ञानिक अध्ययन से तात्पर्य है भाषा का बाहरी और भीतरी रूप एवं उसका विकास आदि का सम्यक शब्द, जिसे हम सीधे शब्दों में कहते हैं भाषा विज्ञान का सीधा सा मतलब होता है भाषा का विज्ञान, और विज्ञान से तात्पर्य होता है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा विज्ञान का अर्थ हुआ भाषा का विशिष्ट ज्ञान। देखिए ये पूरा टॉपिक अपना हो चुका है कविता, फिर से लेने का प्रयास इसलिए है क्योंकि इसके बाद आपको इस टॉपिक पर टेस्ट देनी है। तो टेस्ट देने के लिए आपको सबसे पहले तो उसे पढ़ना होगा, उसका स्क्रीनशॉट निकालना होगा। तो फिर से एक बार उसे आपके सम्मुख इसीलिए रखना चाहते हैं कि शायद आपने उसे पढ़ा ना हो, शायद आपने उसे जाना ना हो, शायद आपके पास उसके लेक्चर्स की यूट्यूब के लिंक ना हो, इसलिए पुनः एक बार इस लेक्चर्स को लेना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ कभी, हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, चैट बॉक्स में डलवा दीजिएगा आप। जहाँ पर रेंज होता है ना वहीं पर बैठा करो ताकि आपके लेक्चर्स अच्छे से हो। हाँ बोलिए कविता। गुड गुड, आपने उनसे पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा कि आपने उसे पढ़ लिया है। तो इसी पर आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा, उन सवालों का उत्तर भी आप लोगों को तैयार करके देना होगा। तो ये टॉपिक हमारा हो चुका है, पर फिर भी यह आपके सम्मुख इसलिए रखना चाहते हैं कि आपको उसके टेस्ट बहुत ही जल्द तैयार करके देनी है। तो भाषा, यस, हम लोग भाषा की उत्पत्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो भाषा पर विचार करते हुए स्वभावतः हमारा पहला प्रश्न आ जाता है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। अब जैसे इसके पूर्व के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि भाषा की उत्पत्ति के लिए कई सिद्धांत होते हैं। जैसे द्व्युत्पत्ति सिद्धांत वाले लोगों का कहना है कि ईश्वर के द्वारा जैसे मनुष्य को हाथ, पैर, कान, नाक, ये सारे अवयव प्रदान किए, ठीक वैसे ही मनुष्य को भाषा भी प्रदान कर दी गई।
और उसी के अनुरूप शंकर जी के डमरू बजने से और नारद जी की वीणा अलापने से भाषा की व्युत्पत्ति होती है, ऐसा द्विव्युत्पत्ति सिद्धांत वालों का कहना था। उसके बाद में धातु सिद्धांत। अब देखिए, जैसे कि किसी कागज या किसी शीशे को ईंट लेकर मारेंगे तो उसकी आवाज होगी, या पानी में धड़ाम से कोई चीज गिर जाती तो उसकी आवाज होगी, और उन्हीं ध्वनियों से ही, मतलब जो बेसिक हारमोनी होती है उसी से ही भाषा की व्युत्पत्ति हुई होगी, ऐसा मैक्स मुलर का कहना है। अनुकरण सिद्धांत भी का कहना है कि जैसे कोयल से कुहू की आवाज आती है, बिल्ली की म्याऊ म्याऊ की आवाज आती है, तो इन सभी से एक प्राणी दूसरे का अनुकरण करता है, नई नई आवाज निकलता है, नया अनुकरण करता है। और जब इन भाषा की उत्पत्ति अनुकरणात्मक शब्दों में हुई होती है, मतलब देखिए कैसे उसे उन पर ऑब्जेक्शन भी उठाया, तो अनुकरणात्मक शब्दों से नहीं हो पाते, क्योंकि यदि मैक्स मुलर उसे बाउ वाउ कहता है, मतलब कुत्ते की बोली कहकर उसकी हंसी उड़ा देता है। तो इस प्रकार से यह जो अनुकरण सिद्धांत है, यह भी उसका मानना स्वीकार नहीं है। श्रम परिहार सिद्धांत तक हम लोग आए थे कि अपन घट पर जब हम लोग कपड़े धोने के लिए जाते हैं, महिलाएं जाती है, तो उसकी मुंह से अनायासी जो आवाज निकल आती है, तो छियो छियो या हियो हियो की है, श्रम परिहार करती है, श्रम को दूर करने का प्रयास करती है। या खेत में काम करने वाला मजदूर या लकड़ी को काटने वाला मजदूर, वह हे का उच्चारण करता है। तो इस प्रकार से श्रम को दूर करने का, श्रम का परिहार करने का कार्य यहाँ पर किया जाता है, और उससे भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा कई लोगों का मानना है। मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत माने क्या कि मनुष्य भावनाओं से भावना प्रधान प्राणी है, और भावावेश में आकर उसके मुख से स्वतः ही, मतलब सुखात्मक हो या दुखात्मक हो, निराशा में है या घृणा में है ना, तो तुरंत कई शब्द आते हैं, मतलब भावावेश में आकर वाह कितना सुंदर है। यदि कोई दुखी व्यक्ति देखता है, आह हाँ यार ये क्या हो गया, और यदि घृणात्मक होता है तो छी छी गंदा है। तो इस प्रकार की ध्वनियां मनुष्य के मुंह से अनायास ही निकल जाना, मतलब मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत को आत्मसात करना होता है। अब समन्वय सिद्धांत यानी क्या, तो इतने सभी सिद्धांत आपको बताए, जैसे द्विव्युत्पत्ति सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत है, श्रम परिहार सिद्धांत है, मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत, इन सब का समन्वय करवा दिया समन्वय सिद्धांत वालों ने। मतलब है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रश्न का विचार प्राचीन काल से होता आया, लेकिन भाषा विज्ञानवेत्ता इस प्रश्न को भाषा विज्ञान के क्षेत्र से उन्होंने जोड़ा तो सही, लेकिन कई विद्वानों ने उसे मानव विज्ञान क्षेत्र से आधार मान लिया। अतः इस पर विचारणीय विषय केवल यह हो सकता है कि जिन पर विचार करने के लिए विज्ञान या कोई ठोस आधार हो, जिसमें भाषा की उत्पत्ति सदियों के पहले हुई थी, परंतु विचार करने पर ऐसा आधार नहीं मिल पाता, केवल अनुमान ही लगाया जाता है। अब चलते अपन अपनी भाषा विज्ञान पर। अब देखिए, ये जो सब बातें बताई कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन भाषा विज्ञान कहलाता है, या भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा का सम्यक अध्ययन किया जाता है। मनुष्य जिन वस्तुओं से काम लेता है उस विषय में वो जानना भी चाहता है। जितना हम भाषा से काम लेते हैं, उतना काम हम शरीर के अतिरिक्त किसी वस्तु से नहीं लेते, पर फिर भी हमारी स्थिति आज यह है कि न तो हम शरीर की रचना या क्रिया के संबंध में जानते हैं, और न भाषा के संबंध में। शरीर की चिंता हम चिकित्सक पर छोड़ देते हैं, और भाषा की चिंता हम व्याकरण पर छोड़ देते हैं। परंतु जिस वस्तु से हमें दिन रात काम लेना है, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी तो प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक है। भाषा विज्ञान बहुत ही रोचक विषय है, क्योंकि वह एक ऐसी वस्तु का सांगोपांग परिचय देता है जिससे हमारा घनिष्ठ संबंध होता है। भाषा क्या है, उसके अंग क्या है, ध्वनियों का उच्चारण किससे होता है, एक से दूसरे ध्वनि का भेद क्यों हो जाता है, और क और ख के उच्चारण में भेद क्या होता है, इन सभी का समसामयिक अध्ययन हमें इसमें करना है।
मतलब देखिएगा कि जहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि भाषा विज्ञान में भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, इसमें शब्द भाषा विज्ञान या भाषा का विज्ञान कहलाता है। तो भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा का सम्यक अध्ययन होता है। यदि हमने इसके पूर्व आपको बताया तो भाषा विज्ञान के संदर्भ में अनेक प्रकार के मतलब भारतीय भी एवं पाश्चात्य विद्वानों ने भी अपने दृष्टिकोण को आधार बनाया और भाषा विज्ञान की परिभाषा ये दी है। भाषा विज्ञान का स्वरूप आपको क्लियर हो गया बेटा? कविता, क्या आवाज नहीं आ रही है? क्या आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हो? कविता, क्या आप हमारी आवाज को सुन पा रही हो? देखिए आपका ना नेटवर्क प्रॉब्लम दिखाई देता है मुझे। तो प्लीज आपको यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप सीधे चैट बॉक्स में डलवा दीजिए बेटा, ताकि हम आपकी समस्या। सुनाई दे रहा है मैम मुझे? हेलो। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, ठीक बेटा, ठीक। चलिए, तो ब्लूमफील्ड का क्या कहना है? तो ब्लूमफील्ड का कहना यह है कि ये देखिए, ये ऐसे ही आपको यदि मैन्युअली होती है आपकी, ऑफलाइन होती है तो ऐसा ही लिखना है, लेकिन ऑनलाइन ही होगी, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं है। क्योंकि जैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं हमारे पेशेंट्स, बढ़ते हैं, तो उस आधार पर अपन ये निष्कर्ष तो जरूर लगा सकते हैं कि जब भी आपकी एग्जाम होगी अप्रैल में, मई में, तब आपकी एग्जाम शायद ऑनलाइन ही होगी, है ना? इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, न तो आपको और नहीं हमें। अब होगा क्या, इसमें आपको ढेर सारी कंफ्यूजन हो सकती है कि जैसे आपको यह दिया जाएगा, आपको अब उस समय में ये नामों को याद रखना अत्यावश्यक होगा, ये जो 6 नाम है ना उनको, क्योंकि आपको सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा, लिंग्विस्टिक इज द साइंस व्हिच कॉन्कर्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन जनरल एज वेल एज इन पर्टिकुलर। यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा लिखित है? ब्लूमफील्ड, ऑक्सर लुई चावरिया, पीडी गुणे। इस प्रकार से पर्याय दिए जाएंगे और पर्यायों में आपको वह सब कुछ लिखना होगा। तो डेफिनेशन क्लियर हो रही है बेटा आपको? नेक्स्ट है ऑक्सर लुई चावरिया। भाषा विज्ञान में वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अतिरिक्त भाषा का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन का समावेश होता है। पीडी गुणे, इन्होंने बिल्कुल सिंपल से कहा, भाषा विज्ञान को साइंस ऑफ लैंग्वेज कहलवा दिया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भाषा विज्ञान को, भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसका विकास तथा रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है, ऐसा इन्होंने कहा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, चूंकि वह प्राण कहलाता है भाषा विज्ञान का, तो भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा और सामान्य का समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन और तदविषयक सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। देवेंद्रनाथ शर्मा ने भाषा विज्ञान का सीधा सा अर्थ, भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ विशिष्ट ज्ञान, इन परिभाषाओं को और इन परिभाषाकार को आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। उसे हो सके तो उसे लिख लेना है, हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल दो। या आज हम आपसे कविता, आपको यदि हमने यह व्हाट्सएप पर डाली तो क्या आप गूगल क्लासरूम पे ये डाल दोगे बेटा? क्योंकि गूगल क्लासरूम का हमारे मोबाइल में हमने फंक्शंस उसे डाउनलोड कर तो लिया है, लेकिन अभी समय नहीं मिल पा रहा है हमें भिजवाने का, तो हम डाल देते, तो आप उसमें डाल दोगे? ओके मैम। हाँ ठीक है, तो हम आपको देते हैं आज, तो आप उसे डाल दीजिएगा। अब आगे भाषा विज्ञान के अंग में हमने आपको इसकी विस्तृत रूप से चर्चा की थी। ध्वनि विज्ञान क्या है, रूप विज्ञान क्या है, वाक्य विज्ञान क्या है, अर्थ विज्ञान क्या है। ऐसा का ऐसा ही दिया है आपको, ताकि आप लोग उसे दुरुस्त कर सके। तो सबसे पहला आता है हमारा ध्वनि विज्ञान। दो वस्तु के टकराव से मुख से उच्चारित ध्वनि को, आवाज को ध्वनि कहा जाता है। वाक्य को खंडित करते तो पद, पद को खंडित करते तो संबंध तत्व और शब्द, और संबंध तत्व और शब्दों को खंडित करते तो हमें ध्वनियां मिलती है। और इन्हीं प्राप्त ध्वनियों का अध्ययन ध्वनि विज्ञान में किया जाता है। और ध्वनि के पश्चात तैयार होते हैं हमारा रूप, यानी जिसे अपन कहते हैं पद विज्ञान, शब्द विज्ञान।
तो शब्द या पदों की रचना का अध्ययन इसमें किया जाता है। भाषा के वाक्य को यदि खंडित करते हैं तो हमें जो इकाई मिलती है, सार्थक इकाई, उसे हम पद या रूप कहते हैं। रूप विज्ञान में इन्हीं पदों या रूपों का अध्ययन किया जाता है। शब्दों या धातु के आधार पर रूप रचना कैसे होती है, रूप बनाने के लिए शब्द या धातु के आधार पर रूप रचना कैसी बनानी चाहिए, कौन कौन से तत्व उसमें जोड़ने पड़ते हैं, या रूपों के द्वारा काम क्या लिया जाता है, ये सारा कार्य रूप विज्ञान का या पद विज्ञान का होता है। वाक्य विज्ञान, वाक्य विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें सार्थक ध्वनियां और सार्थक ध्वनियों से सार्थक शब्द, सार्थक शब्दों से वाक्य और सार्थक वाक्य से भाषा का विकास होता है। मतलब वाक्य ही भाषा की मौलिक एवं लघुतम इकाई है। दूसरे शब्दों में यदि अपन कहे तो पूर्ण अर्थ की प्रतीति करने वाले शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। अर्थ विज्ञान भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें वाक्य के मुख्य अर्थ का अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान की इस शाखा में वाक्य का अर्थ क्या है, शब्द और अर्थ का संबंध क्या है, सुनने वालों को अर्थ की प्रतीति कैसे होती है। अर्थ विज्ञान में वाक्य का समकालिक, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक इन अध्ययन पद्धतियों से भी अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हम लोग भाषा विज्ञान के मुख्य अंग के रूप में या प्रमुख अंग के रूप में चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं भाषा विज्ञान के गौण अंग। गौण अंग में हमने आपको बताया बोली विज्ञान, इसका स्वतंत्र इकाई थी, एक टॉपिक था जो आप लोग पढ़ चुके हैं पंचम सत्र में। मनोभाषा विज्ञान, मानव भाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान, शैली विज्ञान, शब्द विज्ञान और कोश विज्ञान, यह भी आप लोगों ने देख चुके हैं। इस पर बहुत कम सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको तैयारी के साथ रहना होगा। भाषा विज्ञान की व्याकरण से तुलना अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पर हमेशा टिप्पणी पूछी जाती है, लेकिन टिप्पणी नहीं पूछी जाएगी तो आपको इस पर ऑनलाइन एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे कि व्याकरण किसे कहा जाता है, या भाषा पर नियमन करने वाला शास्त्र व्याकरण को कहा जाता है तो किसे कहा जाता है। फिर उसमें लिंग, वचन, कारण, विभक्ति, ये सब चीजें आ सकती है। तो देखिए सवाल आपको कहाँ और किस जगह पर पूछे जाते हैं, यह आपको देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि अपन भाषा की दृष्टि से देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, या अनुवाद की दृष्टि से देखते हैं, तो राम इज गोइंग एक वाक्य है। राम इज गोइंग का मतलब है कि राम जा रहा है, उसी को अपन कहते हैं सीता इज गोइंग, सीता जा रहा है। केवल अनुवाद करवा दिया, केवल ट्रांसलेशन करवा दिया, लेकिन कानों को अटपटा सा लगता है, क्योंकि इन दोनों में लिंग के संदर्भ में अशुद्धि दिखाई देती है, क्योंकि राम हमारा पुल्लिंग है और सीता हमारी स्त्रीलिंग है। तो राम वन जा रहा है करेक्ट है, लेकिन राम वन जा रही है यह वाक्य यदि कहते तो ये गलत है, और सीता वन जा रहा है यह वाक्य यदि कहते तो कानों को अटपटा सा लगता है। यहाँ पर लिंग के संदर्भ में हमें अशुद्धि दिखाई देती है, तो व्याकरणिक दृष्टि से राम वन जा रहा है मतलब राम इज गोइंग, और सीता इज गोइंग, यह वाक्य एक बताया। दूसरे वाक्य के रूप में अपन कहते हैं कि राम वन जा रहा है, और तुरंत बताते हैं कि राम वन जा रहे हैं। तो दोनों वाक्य में डिफरेंस ही है। तो एक वाक्य में क्या है और दूसरे वाक्य में क्या है, तो जैसे एक वाक्य में एक आदर्शात्मक रूप है और दूसरे वाक्य में केवल सामान्य बोध हो रहा है। एक वाक्य आदर्श श्री राम को बताना चाहता है और दूसरा वाक्य केवल एक सर्वसामान्य मनुष्य के रूप में उसे अपनाने का प्रयास राम वन जा रहा है इस वाक्य के द्वारा हो सकता है। मतलब शुद्ध भाषा, या हम कहे कि एक आदर्श भाषा जो लेखन की शैली से उपयुक्त हो, वह कैसी होती, तो वह व्याकरण पर डिपेंड करती है। व्याकरण अप्रगतिवादी या पुरातनवादी शब्दों में भाषा विज्ञान की प्रगतिवादी और नवीनतावादी एक धारणा है। शब्द और अर्थ के साथ यदि अपन देखते हैं कि इसमें जुड़ जाता है कि इसके शब्द और अर्थ के साथ में हमने आपको बताया था कि जैसे व्याकरण का और शब्द और अर्थ का घनिष्ठ संबंध दिखाई देता है। व्याकरण का संबंध यदि एक भाषा से होता है तो भाषा विज्ञान का संबंध अनेक भाषा से होता है। व्याकरण केवल क्या और
का उत्तर देता है। भाषा विज्ञान क्यों, कब और कैसे, इसका उत्तर हमें देता है, क्योंकि आपको दोनों का अंतर बताना है, दोनों की तुलना करनी है। भाषा विज्ञान की व्याकरण से तुलना आपको यहाँ पर अब करके दे रही हूँ। शुरू शुरू में लोग व्याकरण और भाषा विज्ञान में विशेष अंतर ही न मानते थे, और इसीलिए भाषा विज्ञान को तुलनात्मक व्याकरण मतलब कॉम्पेरेटिव ग्रामर के रूप में भी मानते थे। व्याकरण का क्षेत्र सीमित होता है, मतलब एक प्रकार के व्याकरण जो भाषा विज्ञान का एक अनुगामी होता है। भाषा विज्ञान नए विकासों का लेखा जोखा चलाता है और बाद में व्याकरण उसे शुद्ध है या अशुद्ध है उसे मान लेता है। अब देखिए, इस प्रकार से यदि हम लोग कहते हैं कि शब्दों की बात यदि करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो शब्द होते हैं ये हमारे व्याकरणिक दृष्टि से ही संबंधित होते हैं, क्योंकि हमारी आवाज आ रही है कविता?